नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और इसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ऑटोसोमल अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले रोग। आज हम पढ़ेंगे क्या? लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं वाई सहलग्न रोग, जो वाई पर उपस्थित होते हैं। नंबर ए, वाई सहलग्न रोग। बेटा, इसके जो जीन्स होते हैं वो केवल वाई गुणसूत्र पर ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इन रोगों से केवल नर ही प्रभावित होते हैं। इन रोगों से या असमानताओं से केवल नर ही प्रभावित होते हैं। इससे केवल नर ही प्रभावित होते हैं, ना ही मादाएं इसकी वाहक होती हैं, ना ही कभी रोगी होती है, क्योंकि मादाओं में वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। इसका हमें सिर्फ एक ही रोग पढ़ना है और वो है आपका अतिरोमाभिवृद्धि। अतिरोमाभिवृद्धि। अति माने अधिक, रोम मतलब बाल, और उनकी वृद्धि माने हाइपर ट्राइकोसिस। इसको ना मैं कुछ लिखकर नहीं बताऊंगा, डायग्राम से आपको बता देता हूं, चित्र से। ये आपका है क्या? कान। ये है कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव जिसको आप कहते हो पिन्ना या बाह्य कान, एक्सटर्नल ईयर। इस कान पर रोम का गुच्छा माने बालों का गुच्छा आ जाता है, इस तरीके से खूब सारे गुच्छे गुच्छे। ये रोग नहीं है, असल में ये असमानता है। इसके आने से कोई मानसिक विकार नहीं होता, किसी जनन क्षमता में कोई दुर्बलता नहीं आती है, मतलब व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। तो आप इसमें लिख लीजिए, अतिरोमाभिवृद्धि में पुरुषों के कर्ण पल्लव के ऊपर रोम का गुच्छा आ जाता है, बालों का गुच्छा, जिसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। तो इसमें ये वाई सहलग्न है, तो अगर ये एक्स वाई डैश लिखा होता है तब ये होता है प्रभावित, माने ये असमानता होती है। वैसे ये रोग नहीं है, असमानता है, प्रभावित या अफेक्टेड। और अगर पुरुष होता है एक्स वाई तो वो कहलाता है सामान्य, क्योंकि ये वाई सहलग्न रोग है। सामान्य मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो इन असमानताओं के लिए मादाएं ना ही वाहक होती हैं, मादाएं कभी भी प्रभावित नहीं होती, कभी भी प्रभावित नहीं होती हैं। मतलब ना ही वाहक ना ही रोगी। समझ में आया? ये क्या है? अतिरोमाभिवृद्धि। अब हम चलते हैं आगे और वो है एक्स सहलग्न रोग।
एक्स सहलग्न रोग। बेटा एक्स संलग्न रोग में सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं एक्स, इसके जो जीन्स हैं जिनमें उत्परिवर्तन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। हीमोफीलिया के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता वो कौन है? वो हैं जॉन ओट्टो। और मुझे तो इसका सन भी ध्यान है, कौन से सन में हुआ था खोज इसकी? 1803 में, ठीक है। और इसको ना, इस रोग में क्या होता है ये आप अपने आप लिख लीजिए, रक्त स्कंदन की अभिक्रिया जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है। माने जो आपका खून निकलता है वो रक्त जम नहीं पाता, रक्त स्कंदन नहीं होता, ब्लड कोagulation नहीं होता, तो एक छोटी सी खरोंच या छोटे से कट लगने से ही इतना रुधिर, इतना खून बहता है कि वो जमता नहीं है और उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब कि रक्त में जो रक्त स्कंदन कारक हैं वो, उनके जो जीन हैं वो खराब हो जाते हैं। आपने जो वो परिसंचरण तंत्र वाला जो पार्ट था, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपने हृदय पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा रखा है रक्त स्कंदन, कोagulation ऑफ ब्लड, जिसमें उसके लिए 13 कारक चाहिए होती है रक्त को स्कंदन करने के लिए। हाँ, छठा कारक अभी तक वैकल्पिक है, अभी तक वो खोजा नहीं गया है, लेकिन टोटल 13 कारक हैं, ठीक है। तो इसमें रक्त जमने की क्षमता खो देता है और एक छोटे से छोटे कट लगने से, चोट लगने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस रोग को खूनी रोग भी कहा जाता है। खूनी रोग माने ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज क्यों? क्योंकि रक्त रुकता नहीं है और रक्त के बहने से ही मृत्यु हो जाती है। अब ये जो हीमोफीलिया होता है, अच्छा, जो रक्त स्कंदन होता है वो 3 से 8 मिनट में होना शुरू हो जाता है। अगर 3 से 8 मिनट में रक्त स्कंदन नहीं हो रहा है, आपका खून नहीं जम रहा है, इसका मतलब है इस रोग की लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब ये जो हीमोफीलिया होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ठीक। तो जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें क्या होता है, जो रक्त स्कंदन कारक 8 होता है उसका जीन खराब हो जाता है। रक्त स्कंदन कारक 8, इसका जीन खराब हो जाता है और इस कारक का एक और नाम है एंटी हीमोफीलियाक ग्लोब्यूलिन। एंटी हीमोफीलियाक ग्लोब्यूलिन, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने परिसंचरण तंत्र में भी बात की है। ये इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक या फिर रक्त स्कंदन कारक 9। रक्त स्कंदन कारक 9 और इसे हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक।
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक। बेटा बचपन में आपने ABCD पढ़ी है ना, तो एक्स से होता था क्रिसमस का पेड़, है ना, क्रिसमस ट्री। तो क्योंकि यहां पर एक एक्स लगा हुआ है, इसलिए हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग भी कहते हैं, क्रिसमस रोग। और दोनों में ही इसमें रक्त स्कंदन नहीं हो पाता, एक छोटे से घाव से खून बहता रहता है और उससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। इस रोग का कोई स्थायी उपचार नहीं है, बस जब कुछ कुछ दिनों में इसमें रक्त स्थानांतरण करना पड़ता है ताकि दूसरे के रक्त से स्कंदन कारक इसके रक्त में चला जाए। ठीक है, तो ये जो है ये स्थायी उपचार नहीं है, ये सिर्फ एक अल्प समय तक ही काम कर पाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अगर किसी को रक्त दिया है, दान किया है, तो मेरे रक्त में जितने भी स्कंदन कारक है वो उसको मिल जाएंगे, तो थोड़े दिन तक उसका काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आजकल बाजार में इनके इंजेक्शन उपलब्ध हैं, तो ये लगाकर भी इनको आगे ना जो रोगी है उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो रोग है ये जॉन ओटो ने महारानी विक्टोरिया के परिवार में खोजा था, इसलिए इस रोग का एक और नाम है शाही रोग। क्या कहते हैं इसको? शाही रोग, माने रॉयल डिजीज, क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार में हुई थी, महारानी विक्टोरिया। अब ये जो विक्टोरिया थी ना, इनका जो राजगद्दी होती है उसका उत्तराधिकारी कभी भी कोई पुरुष नहीं बना। क्वीन विक्टोरिया प्रथम आई, फिर उसकी बेटी रानी बनी, क्वीन विक्टोरिया द्वितीय, फिर तृतीय बनी। इनके यहाँ जो लड़के पैदा होते थे उनको सजा धजा के बस गद्दी पे बैठाया जाता था, लेकिन लड़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता था, क्योंकि हल्की सी तलवार लगेगी तो मर जाएंगे। क्योंकि ज्यादा रोगी जो इसमें होते हैं इन रोगों में वो पुरुषों की होने की संभावना है। क्यों? देखिए इधर, क्योंकि ऐसे एक्स संलग्न जो अप्रभावी रोग हैं उसमें जो स्त्री सामान्य है वो ऐसी है और जो पुरुष सामान्य है वो ऐसे हैं, तो ये हैं सामान्य, माने नॉर्मल, है ना। अगर स्त्री ऐसी है, एक एक्सिस का जीन खराब है, तो ये कहलाती है वाहक। एक आने से स्त्री तो वाहक ही होती है, रोगी नहीं होती। लेकिन एक स्त्री रोगी तभी होती है जब उसके दोनों एक्स पर त्रुटिपूर्ण जीन हो, लेकिन एक नर तभी रोगी हो जाता है जब उसके एक एक्स पर जीन हो। तो लड़कों के रोगी होने की संभावना ज्यादा होती है। इस पर हम प्रश्न करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बाद जो दूसरा रोग है उसको हम कहते हैं वर्णांधता। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णांधता। तो नंबर 2, वर्णांधता माने कलर ब्लाइंडनेस। इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम है प्रोटन विकार, यानी प्रोटन डिफेक्ट। अन्य नाम है प्रोटन विकार, माने प्रोटन डिफेक्ट। आप इंग्लिश में अपने आप लिख लेना, या फिर इसका दूसरा नाम है डेल्टोनिज्म। क्या नाम है? डेल्टोनिज्म। ठीक है, इस रोग के क्या लक्षण है बेटा? पहली बात तो इसके जो खोज करता थे वो थे हॉर्नर और विल्सन। इनके मुझे सन भी याद है। हॉर्नर ने इसको बताया था 1876 में और विल्सन ने इसको समझाया था 1910 में। खैर इसके सन आपको नहीं लिखने। अब ये भी, इसका जीन भी एक्स गुणसूत्र पर है और वो जो रोग है ये है एक्स संलग्न अप्रभावी। मैंने आपको जब सारणी बनाई थी रोगों की तब मैंने आपको बताया था एक्स संलग्न प्रभावी रोग हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, रेट सिंड्रोम और गोल्ड सिंड्रोम। तो जितने भी हम आज एक्स संलग्न पढ़ रहे हैं वो सारे कैसे हैं?
अप्रभावी हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णांधता होती है ये ज्यादा जो सामान्य रूप से पाई जाती है वो होती है लाल और हरे रंग की वर्णांधता। और ऐसा नहीं है कि इन वर्णांध लोगों को लाल रंग दिखता ही नहीं है, अगर यहाँ दीवार पर मैं पूरा लाल रंग पुतवा दूं तो उनको लाल रंग दिखेगा, या हरा पुतवा दूं हरा भी दिखेगा। लेकिन जब ऐसे स्थिति होती है, कोई चद्दर है, कपड़ा है, साड़ी है, कोई कमीज का कपड़ा है, उसमें इस तरीके के हैं, लाल बिंदियां लगी हुई हैं, लाल छींटे पड़े हुए हैं और हरे छींटे पड़े हुए हैं, तब उनको इसमें भेद करना बड़ा मुश्किल होएगा। या फिर कुछ इस तरीके के ऐसे लाइनें हैं, है ना, इस तरीके की, ऐसे चेक्स पड़े हुए हैं इस तरीके की, तो इनको इसको देखने में परेशानी होगी, ये इसको भेद नहीं कर पाएंगे। या फिर इस तरह का कोई हमने पैटर्न बना दिया तो ये लाल और हरे रंग में इनको पता नहीं चलेगा लाल बिंदी कौन सी और हरी बिंदी कैसी है। तो इनके ना अलग अलग नाम हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है जिसको कहते हैं प्रोटानोपिया। क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया। तो मैं उसी रंग से लिख रहा हूं, प्रोटानोपिया। और प्रोटानोपिया जो है ये क्या होती है? ये होती है लाल रंग की वर्णांधता, लाल रंग की वर्णांधता। दूसरी है जिसको आप कहते हैं ड्यूट्रोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया। बेटा ड्यूट्रोनोपिया होती है हरे रंग की वर्णांधता, हरे रंग की वर्णांधता। और तीसरी होती है ट्राइटोनोपिया। ठीक है, ट्राइटोनोपिया होती है नीले रंग की वर्णांधता, ट्राइटोनोपिया। नीले रंग की वर्णांधता। जो सबसे ज्यादा सामान्य है वो ये दोनों है, लाल हरे रंग की वर्णांधता, ये सबसे सामान्य रूप से पाई जाती हैं। नीले रंग की कम लोगों में पाई गई हैं। अच्छा बेटा, आप लोग अगर कोई चश्मा लगाते हो या आपने कभी जो आंखों के चिकित्सक होते हैं जिनको आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके यहाँ कभी आप आंखों का नंबर अगर जांच कराने गए हों तो वो क्या करते हैं, उनके दीवार पर कुछ पोस्टर टंगे हुए होते हैं या कांच होता है, कांच पे काखा गागा छोटे से बड़े आकार में लिखे होते हैं, है ना। फिर वो आपसे नंबर चेक करवाते हैं कि आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अलग अलग लेंस लगाकर आपकी जांच करते हैं। तो वो तो होता है हमारे आंखों में, ये तो नहीं है, जो हमारी दृष्टि है वो तो कमजोर नहीं हो रखी है, पास की और दूर की। लेकिन जब वर्णांधता को वो जांचते हैं तो वर्णांधता को जांचने के लिए कुछ कार्ड्स का, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ऐसे इनके पास कई तरह के कार्ड्स होते हैं, छोटे से बड़े, उसमें लाल हरे नीले रंग की बिंदियां, लाइनें, पेंट हुआ हुआ, ऐसे कई अलग अलग तरह के पैटर्न बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं इशियारा पत्ते। ठीक है, तो मैं यहां स्टार बना के लिखूंगा, वर्णांधता को इशियारा कार्ड्स इशियारा कार्ड्स द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लें। तो ये थी आपकी वर्णांधता। अब जो हमारा यहां पर तीसरा रोग है वो क्या है? वो है रात्रि अंधापन। देखिए बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस दिखाई दे रहा है आपको, रात्रि अंधापन नंबर 3।
बेटा रात्रि अंधापन क्या होता है, इसमें ना अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब आप बोलोगे सर अंधेरे में तो किसी को भी नहीं देता। अंधेरा का मतलब है कि जब आप सड़क पर निकल रहे हो और इसका चंद्रमा का भी जो रोशनी आ रही है ना, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मतलब जैसे जैसे सूरज ढलता है जो दृष्टि होती है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये है, तो इसको रात्रि अंधापन कहते हैं। लेकिन रात्रि अंधापन कोई जरूरी नहीं है ये जीन में उत्परिवर्तन के कारण हो। ये रात्रि अंधापन फिर से दो प्रकार का होता है। एक जो होता है पहला, वो तो होता है अर्जित, अर्जित माने एक्वायर्ड। ये जो अर्जित अंधापन है ये किस वजह से होता है, ये होता है विटामिन ए की न्यूनता की वजह से। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण। तो इसका उपचार क्या होता है, विटामिन ए के कैप्सूल खिलाए जाते हैं, मतलब गोलियां, दवाइयां, सिरप पिलाए जाते हैं और ये ठीक हो जाता है। दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं आनुवांशिक, वो इस जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो वंशागत, ये है कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल। और इसका क्या कारण होता है, इसका कारण होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन में उत्परिवर्तन, अप्रभावी जीन में उत्परिवर्तन जो हम ये पढ़ रहे हैं। ऐसा प्रश्न आ चुका है, प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन से रोग जीन उत्परिवर्तन के कारण नहीं होते, और उसमें विकल्प होता है हीमोफीलिया, वर्णांधता, हस्याकार रुधिराणु अनीमिया और रात्रि अंधापन। तो आपका उत्तर क्या होगा, रात्रि अंधापन, क्योंकि रात्रि अंधापन ऐसे भी अर्जित वाला भी हो सकता है। इसमें जो जीन है वो कौन से प्रोटीन के लिए प्रदर्शित करता है ये भी आप लिख लीजिए, दृश्यित बैंगनी वर्णक माने विजुअल पर्पल। और अगर ये वर्णक ही नहीं बनता तो क्या होता है, हमारी जो शलाकाएं होती हैं रेटिना की, जिसको रेटिनल रॉड्स कहते हैं, तो वो अंधेरे में देख ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये है आपका क्या, रात्रि अंधापन। इसके बाद हमारा अगला रोग है जो है नंबर 4, जिसे हम कहते हैं G6PD न्यूनता सिंड्रोम। नंबर 4 G6PD न्यूनता सिंड्रोम माने G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका भी जीन कहां पर है, एक्स गुणसूत्र पर, और वो जीन भी कैसा है, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इस जीन में अगर उत्परिवर्तन होता है तो एक एंजाइम नहीं बनता, और उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जीन क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम नहीं बनता, और ये जो एंजाइम है ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट चलाने के काम आता है। ये शंट आपको मैंने पढ़ाया है पादप श्वसन में। ठीक है, तो ये क्या चलाता है, ये चलाता है HMP शंट। तो अगर ये जीन में उत्परिवर्तन होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं बनेगा। अगर हम ऐसे करते हैं, अगर ये उत्परिवर्तन हो गया, ये नहीं बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा तो HMP शंट नहीं बनेगी। और ये जो शंट होती है इसकी आवश्यकता होती है लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करने की। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन में क्या करती है, सल्फरडाइल समूह को सुरक्षा प्रदान करती है। जब ये होगा ही नहीं तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होगा उसका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा।
तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम हीमोग्लोबिन का क्रिस्टलीकरण। अब हीमोग्लोबिन तो जम जाएगा, उसका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसीज है ना, आरबीसीज की झिल्ली को क्या होगा? ये फट जाएगी, झिल्ली फट जाएगी। और अगर आरबीसी की झिल्ली फट गई तो हमारा खून ही खराब हो जाएगा, खून ही खत्म हो जाएगा और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ना कुछ दवाइयां लेने से, जैसे अगर किसी बच्चा कोई ऐसा हो भी गया तो उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस लगाने से क्या होता है, इसकी जो न्यूनता है वो कम की जा सकती है। जैसे विटामिन के देते हैं, क्लोरमफेनिकॉल देते हैं, क्यूनॉन देते हैं, पी अमीनोसियालिक अम्ल दे सकते हैं, एसिटनिलेट दे सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका G6PD न्यूनता सिंड्रोम। अब बेटा इसी श्रेणी में एक और रोग है जिसे हम कहते हैं ड्यूकिन पेशीय डिस्ट्रॉफी। ठीक है, देखिए नंबर 5, ड्यूकिन पेशीय डिस्ट्रॉफी माने ड्यूकिन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। बेटा एक और हमने डिस्ट्रॉफी पढ़ी थी अभी कल से पहली कक्षा में, वो थी मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, खाली पेशीय डिस्ट्रॉफी। वो ऑटोसोमल प्रभावी जीन उत्परिवर्तन के कारण होती थी, याद आया, लेकिन ये एक्स लिंक अप्रभावी है, ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रॉफी। और इसको संक्षिप्त में हम लिखते हैं DMD, ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये जो है इसका भी जो जीन है वो X गुणसूत्र की छोटी भुजा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ये X गुणसूत्र बनाते हो, ये छोटी भुजा है, यहाँ पर मैंने X लिख दिया, और ये लंबी भुजा है, तो छोटी भुजा के भी बिल्कुल बीचों बीच में ये DMD जीन होता है। मैंने बता दिया क्योंकि मुझे ये था। ये जो जीन है वो एक प्रोटीन बनाता है, कहाँ पर? कंकालीय पेशियों में, स्केलेटल मसल्स में, और उस प्रोटीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो DMD जीन है ये बनाता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, और ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये हमारी पेशियों के संकुचन और संकीर्णन में बहुत अच्छी सहायता करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रोफिन है, ऐसा माना जाता है कि ये तंत्रिकीय संदेशों को पेशीय कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं कि वो कैल्शियम का संग्रहण करें। लिख लीजिए, डिस्ट्रोफिन तंत्रिकाय संदेश देता है किसे? पेशीय कोशिकाओं को कैल्शियम के संग्रहण के लिए। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है ये पेशियों की कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये उससे संबंधित है। ठीक, अब अगर ये प्रोटीन, इस जीन में उत्परिवर्तन हो गया, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो आपकी जो पेशियां हैं वो कैल्शियम का संग्रहण नहीं करेंगी, और जब संकुचन और संकीर्णन होगा पेशियों का तो कैल्शियम वहां पर मुक्त नहीं होगा, जिससे संकुचन होगा ही नहीं, और जैसे हमारे जो हाथ है वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो मतलब इसमें हो ही नहीं रहा ये सब। तो इसमें क्या होता है, इसका एक और लक्षण होता है कि जो मेखला होती है, मेखला क्या होती है? गर्डल। एक तो पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल मेखला होती है, एक पेल्विक होती है। तो कम उम्र में ये जो मेखलाओं की जो पेशियां होती हैं इनमें खराबी आ जाती है, और खराबी आ जाती है तो क्या होता है, ये हमारे हाथ पैर जो हैं वो चलना बंद कर देते हैं, और जो रोगी है वो 12 साल की आयु के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हृदय पेशीय विकार हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, और उसका मानसिक विकार भी आ जाता है, दिमाग में कमी आ जाती है,
वो श्वसन करने में उसका श्वसन तंत्र विफल हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। और दूसरे या तीसरे दशक में मतलब 19वें साल में, 20वें साल में या 28, 29, 30 साल तक उसकी अधिकतम मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हृदय घात आ जाता है या श्वसनाघात हो जाता है, माने या तो हृदय रुक जाता है या उसके सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो हमने कितने रोग पढ़े हैं आज? हमने 6 रोग पढ़े हैं। कौन कौन से? अतिरोमा भी वृद्धि जो वायु सहलग्न है और कर्ण पल्लव पर बाल आते हैं। दूसरा था हीमोफीलिया जो एक्स सहलग्न है और जिसमें रक्त जमता नहीं है, स्कंदित नहीं होता और बहता रहता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तीसरा था वर्णांधता, वो भी एक्स सहलग्न है, प्रभावी है, उसमें रोगी को कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकते। हाँ, एक और बात मुझे बतानी थी, ये जो वर्णांधता होते हैं ना, इसमें अगर किसी को है, किसी छात्र को है, तो वो MBBS तो कर सकता है लेकिन वो MS नहीं कर सकता, सर्जरी की उसको अनुमति नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर ऐसे वर्णांध लोगों को ना ट्रैफिक सिग्नलिंग में नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो रेल के द्वारा हो, सड़क के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो या जल के द्वारा हो, क्योंकि सिग्नलिंग में तो छोटी छोटी, आप कभी रेलवे स्टेशन के अंदर जाके देखना, जहाँ सिग्नल होते हैं, छोटी छोटी लाल और हरी बिंदी बिंदी जैसी लाइटें जलती रहती हैं, तो वो उसमें गड़बड़ कर देंगे, इसलिए उनको उसमें नौकरियां नहीं मिलती। और रंगाई छपाई के कारखानों में उसमें भी नहीं मिलती। ठीक है, फिर है रात्रि अंधरापन, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद है G6PD न्यूनता सिंड्रोम, जिसमें RBC की झिल्ली फट जाती है और सारा खून खत्म हो जाता है। और फिर है ड्यूकिन पेशिये डिस्ट्रॉफी, जिसमें हाथ पैर अकड़ जाते हैं, क्योंकि ना ही वो मुड़ सकते हैं ना ही उसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका बेटा, वो है इन जो हमने ये पढ़ लिया है इस पर आधारित प्रश्न। अब हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे और इसके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न जो है वो क्या, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब करते हैं प्रश्न। तो मैं आपको बिल्कुल सरल प्रश्नों से ऊपर थोड़े से टफ प्रश्नों की तरफ लेकर जाऊंगा। इसको मिटा देते हैं और ये ध्यान रखना, ये एक्स संलग्न अप्रभावी का था और ये वाई संलग्न का था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1, एक वर्णांध महिला का विवाह एक वर्णांध महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। एक सामान्य पुरुष से होता है, तो बताएं उनकी संतानों में इस रोग के होने की संभावना क्या होगी। इस रोग के होने की संभावना क्या होगी। अब इस प्रश्न को आपको इसको हल तो करना आता होगा, लेकिन इसके जो उत्तर है ना वो 2-3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले महिला क्या है, वर्णांध, और महिला तभी वर्णांधता क्या है, एक्स संलग्न अप्रभावी। तो महिला वर्णांध तभी हो सकती है जब इसके दोनों एक्स पर ये वाला इसका जीन हो। एक सामान्य पुरुष से होता है, तो पुरुष पति जो है उसका सामान्य है। अब इसको हम इसका निषेचन कराएंगे, तो जब आप इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे,
एक जैसा ही परिणाम आएगा, माने x डैश x और x डैश x। ठीक है, फिर आप इसको इससे करेंगे या इसको इससे करेंगे तो परिणाम एक से आएंगे, माने x डैश y और x डैश y। अब इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये जो पुत्री है, ये पुत्री कैसी है? वाहक। तो एक बार तो यहां लिख देते हैं, वाहक पुत्री। यहां ये भी वाहक है, वाहक पुत्री। ये जो बेटा है ये रोगी है, मैंने आपको बताया, तो ये है रोगी पुत्र, और ये भी कैसा है? रोगी पुत्र। तो पहले तो आप पुत्र पुत्री मत देखो, पहले तो आप बच्चे देखो। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे, 4 में से 2 क्या हैं? रोगी। तो इसको लिखने का पहला तरीका है 50% रोगी संतानें तथा 50% वाहक। और जो वाहक होते हैं वो रोगी नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था। वाहक जो होते हैं उनको आप क्या लिख सकते हो? समलक्षणी रूप से सामान्य संतान। अभी तो हमने चारों बच्चों की बात करी है, अभी तो हमने इनके लिंग के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। अब देखो, ये 2 हैं, ये मादाएं हैं, पुत्रियां, और ये 2 पुत्र। तो पुत्रियां कितनी हैं? 2। तो दोनों की दोनों कैसी हैं? वाहक हैं। तो दोनों, 2 में से 2 पुत्री, दोनों में से 2। तो इसको आप लिख सकते हो 100% पुत्रियां वाहक तथा 2 पुत्र है, 2 में से 2 दोनों रोगी हैं, तथा 100% पुत्र रोगी। बोलिए बेटा, हाँ या ना? समझ में आ रही है आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। बेटा दूसरा प्रश्न में इतना लंबा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से होता है, तो बताएं उनकी संतानों में इस रोग के होने की संभावना क्या होगी। ऐसी कैसी लाइन आप उतार लेना, है ना। तो अब इसमें जो पुरुष है वो हीमोफिलिक है, माने एक्स संलग्न अप्रभावी, ऐसे। और इसकी जो पत्नी है वो सामान्य है, ऐसे। तो अब देखो, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ एक ही बात है, माने x डैश x और x डैश x, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, माने x y और x y। आई बात समझ में? जल्दी बोलिए। तो इसमें दोनों पुत्रियां क्या है? वाहक हैं, और दोनों पुत्र जो हैं वो सामान्य हैं। यानी कि 50% पुत्र सामान्य, 50% संतानें सामान्य, 50% संतानें वाहक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 100% संतानें सामान्य, क्योंकि रोगी तो कोई है नहीं। या फिर आप लिख सकते हैं कि 100% पुत्रियां वाहक, 100% पुत्र सामान्य। अब आपको आ गया भाई, जैसा आपका इसमें प्रश्न पत्र में प्रश्न के विकल्प हो उस हिसाब से आप कर दीजिएगा, तो आपको लिखने के तरीके आने चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, एक महिला जिसके पिता वर्णांध थे, अब कॉमा लगाए यहां पर, वर्णांध थे, का विवाह
पिता का विवाह नहीं हो रहा है, ये इस महिला का विवाह हो रहा है। का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, पुरुष से होता है। तो बताएं, वही ठीक है। अब इसमें महिला जो है, महिला मैंने लिखी ऐसी XX, और इसका जो पति है, जो जिससे इसका विवाह हुआ है, वो है आपका XY। ये तो सामान्य है, लेकिन महिला के जो पिता थे वो वर्णांध थे, तो यहां पर हमने वर्णांध पिता बना दिए। अब ये जो महिला है, इसके पास एक X गुणसूत्र तो माता से आया होगा और दूसरा X गुणसूत्र पिता से आया होगा, तो पिता के पास तो एक ही X होता है। इसका मतलब ये स्त्री कैसे हो जाएगी? वाहक। जब तक माता दे नहीं रखी हो तब तक हम उसे सामान्य मानेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये तो हमारा सरल हो गया बड़ा, तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा X-X, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा XX, इसको इससे करेंगे Y से तो हो जाएगा X-Y, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा XY। तो ये क्या है? वाहक पुत्री। ये क्या है? सामान्य पुत्री। ये क्या है? रोगी पुत्र। और ये क्या है? सामान्य पुत्र। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे और फिर एक क्वेश्चन हम बचाएंगे अगली कक्षा के लिए, ठीक है। उसमें हम वो थोड़ा सा काफ़ी टफ होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये आज हम एक और कर लेते हैं, क्योंकि हमें समय की भी सीमा है हमारे पास, तो एक प्रश्न तो और हो जाएगा। फिर एक प्रश्न हम कल करेंगे, जिसमें एक ही प्रश्न में हम एक से ज़्यादा रोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 4 ये कहता है, एक पुरुष जिसकी माता तथा श्वासु माता, श्वासु माता कौन होती है? सास, माने ब्रैकेट में लिख देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, पत्नी की माता, दोनों वर्णांध थी, ठीक है। तो इस पुरुष की संतानें कैसी होंगी? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये प्रश्न काफी अच्छा है। इसमें हमने बनाया पुरुष, ये है पुरुष XY, इसकी माता वर्णांध है, तो इसकी जो माता है वो कैसी है? वर्णांध। वर्णांधता X संलग्न अप्रभावी है, तो माता तभी वर्णांध होगी जब दोनों X पर होगा। तो इस बेटे के पास पिता से तो Y आया होगा, लेकिन माता से क्या आया होगा? X, और इसकी तो माता के पास दोनों पे X पे दोषपूर्ण जीन है, तो ये जो पुरुष है ये भी कैसा है? वर्णांध, ठीक है। तथा श्वासु माता, ये कौन होती है? पत्नी की माता, सास, मदर इन लॉ, तो पत्नी भी बनानी पड़ेगी, ये बन गई पत्नी। और पत्नी की जो माता है वो भी कैसी है? वर्णांध, माने ऐसी है। अब एक स्त्री में एक X गुणसूत्र पिता से आया होगा, पिता XY थे, और एक X गुणसूत्र माता से आया है, तो माता के तो दोनों X पे ये प्रॉब्लम है, तो ये हो गया ऐसे। अब हम इसका संकरण करा के देखते हैं। जब इसको इससे कराएंगे तो ये आएगा X डैश X डैश,
इसको इससे कराएंगे तो आएगा x डैश x, इसको इससे कराएंगे तो आएगा x डैश y, और अगर इसको इससे कराएंगे तो आएगा एक्स वाई। माने एक पुत्री वर्णांत, या आप लिख सकते हैं एक पुत्री रोगी, एक पुत्री वाहक, एक पुत्र वर्णांत और एक पुत्र सामान्य। माने 4 में से 2 रोगी, एक वाहक, एक सामान्य, या 2 रोगी और 2 समलक्षणी रूप से सामान्य। समझ में आया? जल्दी बोले हाँ या ना। तो आज हमने आपको 4 प्रश्न बताए हैं, कल हम 5वां प्रश्न करेंगे और भी 1-2 प्रश्न करेंगे जिसमें हम ऑटोसोमल रोग भी मिला देंगे, और फिर हम लिंग संलग्न ऐसे ऐसी चीजें पढ़ेंगे कुछ, और फिर उसकी अगली कक्षा में हम पेडिग्री विश्लेषण पर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें और सारे प्रश्न आप अपने गाइड से, शीट से, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसके जो आपका पाठ्यक्रम, आपको जो पुस्तकें मिली हुई हैं उसमें, या इटूस का अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोई डाउट आए तो उसको इटूस इंडिया के डाउट क्लिनिक पे डाल दें या नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद।